इन्वर्जन को लेकर बहुत लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर पहले वर्ब आ गया और बाद में सब्जेक्ट आया तो इसका मतलब है कि आप सवाल ही पूछ रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। ये 9 अलग अलग केसेस हैं जिनमें इन्वर्जन होता है लागू, जहां पर आप इन्वर्जन का करते हैं इस्तेमाल। तो आइए सीखते हैं इन सबको एक एक करके। वीडियो थोड़ा सा लंबा है और शुरू से लेकर एंड तक अगर आप देखते हैं तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक इन्वर्जन के सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आपके जहन में और आप अपनी इंग्लिश को बना पाएंगे और भी बेहतर, क्योंकि इनमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो काफी एडवांस लेवल के हैं। करते हैं शुरुआत। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम। और ये पहला वाला जो रूल है ये तो आप सबको पता भी होगा, लेकिन फटाफट से इसको कर लेते हैं रिवाइज। जब कभी भी आपको सवाल पूछना हो तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका सब्जेक्ट और वर्ब का ऑर्डर होता है वो इन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पहले सब्जेक्ट के बदले आप पहले ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं। ये इज एम आर हो सकता है, डू हो सकता है, डिड हो सकता है, या फिर हैव या फिर विल का भी इस्तेमाल होता है। मॉडल वर्ब होंगे तो वो भी ऑब्वियसली पहले आ जाएंगे। अब फटाफट से 6-7 स्टेटमेंट्स हैं उनको कर लेते हैं ट्रांसलेट। क्या वह स्कूल गया था? वह स्कूल गया था। ही, वह, गया, वेंट, कहाँ गया? स्कूल, टू स्कूल। यू वेंट टू स्कूल पॉजिटिव सेंस में। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है क्या वह स्कूल गया था, तो इस केस में हम क्या करते हैं, पहले डिड लगा देते हैं और फिर जो आपका मेन वर्ब रहता है वो हमेशा प्रेजेंट प्लूरल में रहता है। आपका सब्जेक्ट कुछ भी रहे, फर्क नहीं पड़ता। सो डिड ही गो टू स्कूल, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। सो फाइनल स्टेटमेंट हमारा, मतलब फाइनल क्वेश्चन हमारा बना, डिड ही गो टू स्कूल। तो ये देखिए, यहां पर हमने डिड को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। वैसे ही क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया? डिड यू फिनिश? पूरा करने के लिए आप फिनिश का इस्तेमाल करते हैं। अपना काम, योर टास्क। डिड यू फिनिश योर टास्क? डिड यू फिनिश योर टास्क? क्या वह आ रहा है? वह आ रहा है के लिए आप कहेंगे ही, वह आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, सो ही इज कमिंग। अब लेकिन कहा जा रहा है क्या वह आ रहा है, तो हम पहले इसको शुरुआत में ले आएंगे। यही तो हम रूल बता रहे हैं आपसे। यही तो, इसी रूल की तो चर्चा हो रही है यहाँ पर कि आप पहले वर्ब लाइए, पहले ऑक्सिलरी वर्ब लाइए और फिर उसके बाद आप मेन वर्ब लेकर आइए। सो इज ही कमिंग, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? यहां पर एक पैटर्न की बात हो रही है, तो हम कहेंगे डू दे प्ले क्रिकेट? डू दे प्ले क्रिकेट? डू दे प्ले क्रिकेट? वे, दे खेलते हैं, प्ले क्रिकेट तो क्रिकेट ही है। और क्या शुरुआत में आ गया तो डू दे प्ले क्रिकेट। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? डिड यू, अब देखिए तुम्हें मेरी बात समझ में आई, तो समझ में आने के लिए यहां पर अंडरस्टैंड का इस्तेमाल तो होगा ही, उसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मेरी बात के लिए आप क्या कहेंगे? यू अंडरस्टूड, तुम्हें समझ आई मेरी बात। अब माई टॉक मत कहिएगा, वो गलत हो जाएगा। कह दीजिए व्हाट आई सेड। यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहां पर क्वेश्चन तो कहीं बना नहीं अभी तक, तो हम यहां पर कर देंगे डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? आसान है ना? क्या वो परीक्षा में पास हो गई? वह पास हो गई, शी पास्ड। परीक्षा में, इन द एग्जाम, या फिर इन द एग्जामिनेशन। लेकिन कहा जा रहा है क्या वह पास हो गई, तो फिर से हम यहां पर डिड का इस्तेमाल कर लेते हैं। डिड शी पास इन द एग्जामिनेशन? अब देखिए, डिड शी पास इन द एग्जामिनेशन, ये सुन के थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है। तो आप यहां पर डिड शी पास द एग्जामिनेशन कह दीजिए, डिड शी पास द एग्जामिनेशन, या फिर डिड शी पास द एग्जाम। ठीक है, इन लगाने की यहां पर आवश्यकता नहीं है। क्या तुम कल ऑफिस जाओगे? फ्यूचर की बात हो रही है, तुम जाओगे, यू विल गो। ऑफिस, टू द ऑफिस। कल की बात हो रही है, बीती कल की बात, बीते कल की बात नहीं है, भविष्य की बात है। सो TOMORROW। तुम कल ऑफिस जाओगे, यू विल गो टू द ऑफिस टुमारो। लेकिन कहा जा रहा है क्या तुम कल जाओगे ऑफिस, तो विल को हम शुरुआत में ले आएंगे। फिर ये रहा और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। विल यू गो टू द ऑफिस टुमारो? क्या वे यहां रहने वाले हैं? क्या वे यहां रहने वाले हैं? दे आर गोइंग टू स्टे यहां, हियर। देखिए, ये बेशक प्रेजेंट का सेंटेंस है, प्रेजेंट
में पूरा का पूरा सेंटेंस लिखा गया है, लेकिन ये जो थॉट दे रहा है, जो आइडिया इससे आ रहा है, वो भविष्य का है। तो यहाँ पर विल दे स्टे हियर का इस्तेमाल ना करके हम कह रहे हैं दे आर गोइंग टू स्टे हियर। सो अब इसका क्वेश्चन बनाने के लिए हम आर को लगा देंगे शुरू में और कहेंगे आर दे गोइंग टू स्टे हियर, आर दे गोइंग टू स्टे हियर। क्यों वह इतना चुप है, या फिर वह इतना चुप क्यों है? वह चुप है, ही इज क्वाइट। वह इतना चुप है, ही इज सो क्वाइट। वह इतना चुप क्यों है के पहले हम कह देते हैं क्या वह इतना चुप है। इज ही सो इज ही सो क्वाइट, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हो गया क्या वह इतना चुप है, और कहा जा रहा है क्यों वह इतना चुप है, तो हम कहेंगे why is he so quiet, why is he so quiet। क्वाइट मत पढ़िएगा इसे, क्वाइट एडवर्ब होता है, उसका मतलब वो एक अलग सेंस में इस्तेमाल होता है। चुप होने के लिए आप क्वाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्वाइट। उसने क्यों नहीं बताया, इसका ट्रांसलेशन आप सोचिए, डालें कमेंट सेक्शन में। इन्वर्जन विथ नेगेटिव एडवर्बियल्स। देखिए, जब कभी भी आप कोई भी नेगेटिव एडवर्बियल ले लीजिए, अगर उससे आप सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं, नेवर हो सकता है, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, और भी बहुत सारे हैं। इनके साथ अगर आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस इन्वर्टेड फॉर्मूला अपनाता है, इन्वर्जन का रूल अपनाता है, जहां पर सबसे पहले आप नेगेटिव एडवर्बियल को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आता है ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। और ये देखकर आपको लग रहा होगा बेशक कि कहीं हम यहाँ पर कोई क्वेश्चन फॉर्मेट की तो बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट मतलब सामने वाले को कुछ बता रहे हैं, उसके बाद भी हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से बेहतर समझते हैं। शायद ही उसने कभी सच बोला हो, शायद ही के लिए आप रेयरली का इस्तेमाल कर लीजिए। उसने सच बोला हो, अब देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं पास्ट की, जिसका इफेक्ट प्रेजेंट पर भी है, तो हम यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। सो रेयरली हैज ही स्पोकन द ट्रूथ। द ट्रूथ क्यों होता है ये तो आप सबको पता है, सच क्योंकि एक ही होता है, तो इसी वजह से हम द ट्रूथ कहते हैं। रेयरली शायद ही, उसने बोला हो, सिंपल सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में ये होगा ही हैज स्पोकन, और इसी का इन्वर्टेड फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर हैज ही स्पोकन। सो रेयरली हैज ही स्पोकन द ट्रूथ, रेयरली हैज ही स्पोकन द ट्रूथ। मैंने कभी ऐसी गलती नहीं की है, ऐसी गलती के लिए आप कहेंगे सच अ मिस्टेक। मैंने, आई, गलती करने के लिए आप मेक अ मिस्टेक का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर पास्ट की गलतियों की, पास्ट से लेकर अभी तक की बात हो रही है कि मैंने कभी ऐसी गलती की ही नहीं है, ना पास्ट में और अभी तक नहीं की है, तो यहां पर हम कहेंगे आई हैव मेड सच अ मिस्टेक। मैंने ऐसी गलती की है, लेकिन कहा क्या जा रहा है, मैंने कभी ऐसी गलती नहीं की है। तो यहां पर अब इन्वर्जन वाला रूल शुरू कर देते हैं। नेवर हैव आई मेड सच अ मिस्टेक, नेवर हैव आई मेड सच अ मिस्टेक। मुश्किल से ही वो इस समय पर पहुंचे। अब देखिए, जब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो मुश्किल से के लिए आप कहेंगे हार्डली, और वे समय पर पहुंचे, दे रीच्ड ऑन टाइम। इन्वर्जन का रूल नहीं फॉलो हो पाया अभी तक, तो हम कहेंगे हार्डली डिड दे रीच ऑन टाइम, हार्डली डिड दे रीच ऑन टाइम। मुश्किल से ही बारिश रुकी थी कि वह बाहर चला गया। यहां स्कार्सली का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो स्कार्सली, बारिश रुकी थी, द रेन स्टॉप्ड, नहीं, स्कार्सली डिड द रेन स्टॉप, स्कार्सली डिड द रेन स्टॉप कि वह बाहर चला गया। ही वेंट आउट, या फिर ही स्टेप्ड आउटसाइड, सब चलेगा। Scarcely did the rain stop, he went out. Scarcely did the rain stop, he went out. अब यहां चाहे तो scarcely के साथ ना, अगर कॉमा नहीं लगाना तो आप when का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। scarcely के साथ when का की पेयरिंग होती है, जैसे not only but also, either और neither not, तो वैसे ही scarcely के साथ when की पेयरिंग होती है, तो आप when का भी इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो गलत नहीं होगा वैसे। फिर आता है जैसे ही वह गया तुरंत ही कॉल आया, जैसे ही वह गया। अब इसके लिए यहां पर हम कह देते हैं नो सूनर। ये हमने पहले भी कवर किया हुआ है नो सूनर का स्ट्रक्चर। सो नो सूनर हैड ही, अब देखिए यहां पर जाने के लिए लीव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नो सूनर हैड ही गॉन, या फिर नो सूनर हैड ही लेफ्ट,
तुरंत ही कॉल आ गया। अब यहाँ पर नो सूनर के साथ देन की पेयरिंग होती है, ये तो आपको पता है। लेकिन नो सूनर के साथ सॉरी, बाकी का जो पार्ट है, कॉल आया, द कॉल केम, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड स्ट्रक्चरिंग है। ये हालांकि ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन जो वर्डिंग्स हैं, कॉल आया, कॉल खुद से कोई चल के आने वाली चीज तो है नहीं, तो मुझे अगर आप पर्सनली पूछेंगे तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं शायद कहूंगा देन द फोन रैंग, घंटी बजी तभी तो आपको पता चला कि कॉल आया। तो वही, इसके माध्यम से आप यही सेम मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। नो सूनर हैड ही गॉन, या फिर नो सूनर हैड ही लेफ्ट देन द फोन रैंग। अच्छा, कॉमा लगा दिया है तो यहाँ, सॉरी देन लगा दिया तो कॉमा लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक और चीज, द फोन रैंग के बदले आप ये भी कह सकते हैं दे कॉल्ड, या फिर समवन कॉल्ड, तो भी चलेगा। नो सूनर हैड ही गॉन और लेफ्ट देन द फोन रैंग और समवन कॉल्ड। उसे थोड़ा भी शक नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है, उसे थोड़ा भी शक नहीं हुआ, लिटिल, अरे लिटिल उसे शक हुआ, ही डाउटेड, लिटिल डिड ही डाउट, लिटिल डिड ही डाउट कि कुछ गड़बड़ है, दैट समथिंग इज फिशी, या फिर समथिंग इज रॉन्ग। लिटिल डिड ही डाउट दैट समथिंग इज फिशी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। नेवर, नेवर मैंने सोचा था, आई थॉट, नेवर डिड आई थिंक। आई एम श्योर कि यहां इस डिटेल वीडियो के बाद आपको कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। सो नेवर डिड आई थिंक कि ऐसा होगा, दिस वुड हैपन। नेवर डिड आई थिंक दिस वुड हैपन, नेवर डिड आई थिंक दिस वुड हैपन। केवल तभी वह बोला जब उसे मजबूर किया गया। अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। केवल तभी वह बोला कब, जब तक नहीं कुछ ऐसा हो गया, मजबूर जब तक नहीं किया गया तब तक नहीं बोला। तो मैं यहां नॉट अंटिल का इस्तेमाल कर लेता हूं। सो नॉट अंटिल वह बोला के लिए कह देते हैं यहां पर डिड ही स्पीक, और बाकी का जो पार्ट है उसे फोर्स किया गया, उसे मजबूर किया गया, ही वॉज फोर्स्ड। नॉट अंटिल डिड ही स्पीक, ही वॉज फोर्स्ड। ऑकवर्ड है ना? ये ऑकवर्ड होने के साथ साथ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट भी है। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप कहेंगे नॉट अंटिल ही वॉज फोर्स्ड डिड ही स्पीक। अब जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है इस पूरे सेंटेंस का, मैं कॉमा से आपको डिनोट करके बता देता हूं। जो प्रिंसिपल क्लॉज है हमारे इस पूरे सेंटेंस का, वो है ही वॉज फोर्स्ड, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है नॉट अंटिल डिड ही स्पीक। तो ये ध्यान रखिएगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वहीं पर इंटैक्ट ही रहा, बस उसका प्लेसमेंट थोड़ा सा गड़बड़, मतलब अलग हो गया, जिसकी वजह से कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। सो नॉट अंटिल डिड ही स्पीक ही वाज फोर्स्ड, अगर ऐसा कहेंगे तो वो अटपटा हो जाएगा। तो हम कहेंगे नॉट अंटिल ही वाज फोर्स्ड डिड ही स्पीक। ये कॉमा सिर्फ आपको समझाने के लिए था, कॉमा यहां पर लगेगा नहीं। वैसे ना केवल वह ईमानदार है बल्कि बहुत मेहनती भी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला ये फ्रेजिंग है। सो नॉट ओनली इज ही ऑनेस्ट, बल्कि बहुत मेहनती भी है, बट ऑल्सो, अब देखिए बट ऑल्सो को एक साथ लिखना वो भी चल सकता है, लेकिन अगर मुझे कहा जाए तो मैं कहूंगा बट ही इज बहुत मेहनती, वेरी हार्ड वर्किंग। और यहां पर ऑल्सो का प्लेसमेंट कहां रहेगा? ही इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। नॉट ओनली इज ही ऑनेस्ट बट ही इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। ये ध्यान दीजिएगा कि जो पहला वाला पार्ट रहेगा सिर्फ इन्वर्जन उसी में होगा, नॉट ओनली वाले क्लॉज में ही होगा। बट ऑल्सो वाले क्लॉज में इन्वर्जन की कोई गुंजाइश नहीं है। और हाँ, बट यहां पर लग गया है सेंटेंस के बीच में तो कॉमा लगाना मैंडेटरी है। सो नॉट ओनली इज ही ऑनेस्ट बट ही इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग। अब ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है, सोचिए इसका क्या होगा ट्रांसलेशन। इन्वर्जन का फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। नॉट कभी मदद नहीं मांगी तो नेवर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, और इसको कीजिए ट्रांसलेट, डाले कमेंट सेक्शन में। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर आपका कोई भी स्टेटमेंट इस एक्सप्रेशन के साथ शुरुआत होता है, इन एक्सप्रेशंस के साथ शुरू होता है,
जैसे ओनली देन, ओनली व्हेन, ओनली आफ्टर, ओनली इफ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप ओनली कहते हैं, और फिर जो भी टाइम या फिर कंडीशन वाला फ्रेज होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द सेंटेंस जहां पर ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। अब सेंटेंसेस और एग्जांपल्स के माध्यम से आप बेहतर समझेंगे। केवल जब वह आया तब हमें सच्चाई पता चली। अब इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। देखिए, केवल के लिए हम सबसे पहले ओनली व्हेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो ओनली व्हेन वह आया। अब देखिए यहां पर जो हमारा मेन क्लॉज है वो है ही अराइव्ड, और जो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो है तब हमें सच्चाई का पता चला। केवल जब वो आया तब हमें सच्चाई का पता चला में हमें सच्चाई पता चली, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है। तो इस वजह से जो इन्वर्जन होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज में होगा। तो हम यहां पर कहेंगे ओनली व्हेन ही अराइव्ड हमें सच्चाई पता चली। डिड वी, सच्चाई पता चलने के लिए लर्न द ट्रूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। डिड वी लर्न द ट्रूथ, या फिर डिड वी गेट टू नो अबाउट, डिड वी गेट टू नो द ट्रूथ। डिड वी गेट टू नो थोड़ा सा ज्यादा ओवरली फॉर्मल लग रहा है, तो हम लर्न का इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पर। मैं पहले ही बता दूं, लर्न का इस्तेमाल बहुत ज्यादा ब्रिटिश साउंड करता है, तो अगर आप अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करते हैं तो ये आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। ओनली व्हेन ही अराइव्ड डिड वी लर्न द ट्रूथ। अब बाकी सारे तो फटाफट हो जाएंगे। केवल तभी वह खुश हुआ जब उसे पुरस्कार मिला। ओनली देन, ओनली देन, केवल तभी। सो ओनली देन वह खुश हुआ। वॉज ही हैप्पी, जब उसे पुरस्कार मिला। वेन ही रिसीव्ड दी, पुरस्कार के लिए आप यहां पे अवार्ड का इस्तेमाल करेंगे। अवार्ड और रिवॉर्ड में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो कमेंट में लिखिए अवार्ड वर्सेस रिवॉर्ड, और एक वीडियो उस पर भी आ जाएगा जल्दी ही, हम आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। फाइनल स्टेटमेंट, ओनली देन वाज ही हैप्पी व्हेन ही रिसीव्ड द अवार्ड। ओनली देन वाज ही हैप्पी व्हेन ही रिसीव्ड द अवार्ड। केवल अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो सकते हो। हिंदी की स्ट्रक्चरिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा ऑकवर्ड है मुझे पता है, लेकिन क्या होता है ना, कई बार जब आप इंग्लिश वाले फ्रेजेस को, इंग्लिश वाले सारे स्ट्रक्चर्स को हिंदी में बताने की कोशिश करते हैं तो समझ नहीं आता कि कैसे आप सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे, तो इस वजह से आपको ऐसा लग सकता है। केवल अगर, ओनली इफ, ओनली इफ तुम मेहनत करोगे, यू वर्क हार्ड, तो तुम सफल हो सकते हो। कैन यू सक्सीड, ओनली इफ यू वर्क हार्ड कैन यू सक्सीड। फिर से यहां पर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज यू वर्क हार्ड है, और हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है ओनली इफ कैन यू सक्सीड। केवल जब मैं घर पहुंचा तो मुझे याद आया कि मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। ओनली व्हेन, फिर से हम कहेंगे यहां पर ओनली व्हेन जब मैं घर पहुंचा, आई रीच्ड होम, मुझे याद आया कि मैंने दरवाजा बंद नहीं किया था। डिड आई रिमेंबर, डिड आई रिमेंबर, मैंने दरवाजा बंद नहीं किया था। आई हैडंट लॉक्ड द डोर। यहां पर याद आने का काम बाद में हुआ, पहले हुआ पास्ट में ही, दोनों हुए एक्शंस, लेकिन बाद में हुआ याद आने का काम, और पहले काम हुआ था कि दरवाजा बंद नहीं हुआ था। तो इस वजह से हमने यहां पर पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर लिया और यहां पर सिंपल पास्ट का। सो ओनली व्हेन आई रीच्ड होम डिड आई रिमेंबर आई हैडंट लॉक्ड द डोर। केवल पैसे से ही यह समस्या हल हो सकती है। ओनली विथ मनी, केवल पैसे से, ओनली विथ मनी यह समस्या हल हो सकती है। कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड, अरे, ओनली विथ मनी कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। ओनली विथ मनी कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। केवल उसके माफ करने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ओनली बाय फॉरगिविंग हिम, ओनली बाय फॉरगिविंग हिम, माफ करने की बात हो रही है यहां पर। सो ओनली बाय फॉरगिविंग हिम हम आगे बढ़ सकते हैं। कैन वी मूव ऑन, कैन वी मूव ऑन, या फिर मूव फॉरवर्ड भी कह सकते हैं। मूव ऑन मतलब जिंदगी में आगे बढ़ने की बात हो रही है, तो मैंने थोड़ा सा उस वाले स्ट्रक्चर, उस वाले सेंस में इसका ट्रांसलेशन किया। ओनली बाय फॉरगिविंग हिम कैन वी मूव ऑन, केवल ऐसा करने से ही बदलाव संभव है। ओनली बाय डूइंग दिस, ओनली बाय डूइंग दिस बदलाव संभव है।
is change possible. Only by doing this is change possible. Only by doing this is change possible. केवल पढ़ाई पर ध्यान देकर ही वह पास हुआ. Only by focusing, ध्यान देने के लिए आप फोकस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं. सो ओनली बाय फोकसिंग ऑन, पढ़ाई पर ध्यान देने की बात हो रही है, स्टडीज, वह पास हुआ. डिड ही पास. ओनली बाय फोकसिंग ऑन स्टडीज डिड ही पास. ओनली बाय फोकसिंग ऑन स्टडीज डिड ही पास. केवल अगर वह आता तो हम शुरू करते. ओनली इफ वह आता, ही केम, तो हम शुरू करते. वुड वी स्टार्ट. Only if he came would we start. केवल उसी समय मुझे सच्चाई का एहसास हुआ. अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे सोचिए जरा. इन्वर्जन का रूल फॉलो कीजिए और डालिए उसे कमेंट सेक्शन में. शुरुआत करते हैं रूल नंबर 4 की. इन्वर्जन के अभी तक 3 रूल्स हमने कवर कर लिए हैं और ये चौथा रूल कहता है कि कई बार क्या होता है, जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देकर अपनी बात रखनी हो, बहुत ज्यादा एम्फेसिस डालना हो अपनी बात पर, तो उस केस में आप सो और सच के साथ अगर आपने सेंटेंस की शुरुआत करी है तो फिर भी इन्वर्जन अप्लीकेबल हो जाता है. अब कैसे होता है वो, या तो सो के बाद पहले एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब और फिर आपका आता है सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब. वहीं अगर सच के साथ सेंटेंस की शुरुआत होती है तो पहले बी वर्ब का इस्तेमाल होता है. वॉज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, और फिर आप सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर दैट कह के अपनी बात को कंप्लीट करते हैं. उदाहरण के लिए या फिर एग्जाम्पल्स के तौर पे ये 10 स्टेटमेंट्स हैं. 9 मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, 10वां आप कर लीजिएगा और अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली सॉलिड हो जाएगी ये देखने के बाद. हवा इतनी तेज थी कि पेड़ गिर गए. अब हवा तेज होने के लिए आप क्या कहेंगे? हवा के लिए आप द विंड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले तो सो कहना है. तेज के लिए स्ट्रॉन्ग. सो स्ट्रॉन्ग वॉज द विंड. अरे, सो स्ट्रॉन्ग वॉज द विंड कि पेड़ गिर गए. दैट द ट्रीज फेल. सो स्ट्रॉन्ग वॉज द विंड दैट द ट्रीज फेल. सो स्ट्रॉन्ग वॉज द विंड दैट द ट्रीज फेल. इतनी सुंदर तस्वीर मैंने कभी नहीं देखी थी. सो ब्यूटिफुल, सो के साथ शुरुआत करनी है हमें. सुंदर के लिए ब्यूटिफुल. सो ब्यूटिफुल वॉज द पिक्चर, मैंने कभी नहीं देखी थी, दैट आई हैड नेवर सीन, मैंने नहीं कभी नहीं देखी थी. ओके, सो ब्यूटिफुल वॉज द पिक्चर दैट आई हैड नेवर सीन. अब देखिए, यहां पर क्योंकि हिंदी में जब हमने कह दिया इतनी सुंदर तस्वीर मैंने कभी नहीं देखी थी, तो वो तो कंप्लीट लग रहा है. लेकिन अगर मैं यहां पर रुक जाऊं तो फिर सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट साउंड करेगा. तो यहां पर मैं कुछ एडिशनल ऐड कर रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि मेरा सेंटेंस एक मीनिंगफुल सेंटेंस लगे और उससे आप सही ढंग से इस्तेमाल भी कर पाए. सो ब्यूटीफुल वाज द पिक्चर दैट आई हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर. So beautiful was the picture that I had never seen anything like this before. इतना अच्छा प्रदर्शन था कि सबने तारीफ की. इतना अच्छा प्रदर्शन, such was the performance, such was the performance कि सबने तारीफ की. That everyone praised. Such was the performance that everyone praised या फिर everyone praised it. इतनी भीड़ थी, चलिए प्रेज्ड इट कर देते हैं इसको यहां पर. इतनी भीड़ थी कि हम अंदर नहीं जा सके. इतनी भीड़ के लिए सो ह्यूज वाज द क्राउड. सो ह्यूज वाज द क्राउड कि हम अंदर नहीं जा सके. दैट वी कुडंट गेट इन. सो ह्यूज वाज द क्राउड दैट वी कुडंट गेट इन. सो ह्यूज वाज द क्राउड दैट वी कुडंट गेट इन. इतना शांत वातावरण था कि हम मंत्रमुग्ध हो गए. सो पीसफुल, शांत के लिए पीसफुल का इस्तेमाल करेंगे. वॉज द, वातावरण के लिए यहां पर एटमोस्फेयर का इस्तेमाल करेंगे हम. एटमॉस्फेयर मत कहिएगा, एटमोस्फेयर. सो पीसफुल वॉज द एटमोस्फेयर दैट वी वर, मंत्रमुग्ध होने के लिए आप मेस्मराइज्ड का इस्तेमाल करते हैं. मेस्मराइज्ड. So peaceful was the atmosphere that we were mesmerized.
So peaceful was the atmosphere that we were mesmerized. वो इतना कमजोर वह कभी नहीं दिखा. वह वह नहीं दिखा. So weak did he never appear before. So weak, इतना कमजोर नहीं दिखा. Did he appear? Obviously यहाँ पर वैसे तो हम he appeared कहते हैं, लेकिन inversion हो गया, तो did he appear? कभी नहीं, never before. So weak did he never appear before. इतना प्रभावशाली भाषण था कि सब खड़े होकर ताली बजाने लगे. सच प्रभावशाली के लिए आप पावरफुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इम्पैक्टफुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इम्पैक्टफुल कई बार आपको कुछ एक डिक्शनरीज में ये भी देखने को मिलेगा कि इम्पैक्टफुल को वो वर्ड कंसिडर करते ही नहीं है, तो मैं पावरफुल का इस्तेमाल कर लेता हूं. वो अलग बात है कि वो रिकग्नाइज टर्म हो चुका है. सच वॉज द पावरफुल स्पीच, भाषण के लिए स्पीच, कि सब खड़े होकर ताली बजाने लगे. दैट एवरीवन, ताली बजाने के लिए यहां पर स्टैंडिंग ओवेशन का इस्तेमाल मत कीजिएगा, स्टूड अप एंड क्लैप्ड कहिए. स्टैंडिंग ओवेशन का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको इस कॉन्टेक्स्ट में, मैं उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा एक्सप्लेन करने में, तो मैं अभी उसको स्किप करता हूं. सच वाज द पावरफुल स्पीच दैट एवरीवन स्टूड अप एंड क्लैप्ड. इतनी तेज बारिश हुई कि सड़कें डूब गईं. इतनी तेज बारिश के लिए so heavy was the rain, so heavy was the rain कि सड़कें डूब गईं. that the roads, डूबने के लिए यहां पर सिंक या ड्राउन का इस्तेमाल मत करिएगा. यहां पर कोई चीज ऐसी नहीं थी जो डूब गई नदी में जाकर, तो इस वजह से यहां पर the roads were flooded का इस्तेमाल कर दीजिए. so heavy was the rain that the roads were flooded. ऐसा गहरा सन्नाटा था कि पत्ता भी गिरता तो सुनाई देता. सच, अब गहरा सन्नाटा, सच वॉज द साइलेंस, सच डीप वॉज द साइलेंस आप चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है. सच वॉज द साइलेंस दैट इवन अ पिन ड्रॉप सुनाई देता, could be heard. अब आपको लगेगा हिंदी में तो हम कहते हैं पत्ता गिरने की आवाज आ रही है, लेकिन इंग्लिश में पिन ड्रॉप कह रहे हैं, तो यही खूबसूरती है. हिंदी में हम पत्ता गिरना कहते हैं, वहीं इंग्लिश में सुई गिरने की बात होती है. तो सच वाज द साइलेंस दैट इवन अ पिन ड्रॉप कुड बी हर्ड. इतनी थकावट मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी. अब इसको ट्रांसलेट कीजिए आप. आपको फॉर्मेट पता है, उसको यूज कीजिए. स्ट्रक्चर पता है, उसको यूज कीजिए. डालिए इसे कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा. मिलते हैं जल्दी. बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल यशवर हिंदी 121. सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिए. रूल नंबर 5, इन्वर्जन के बहुत सारे रूल्स होते हैं बाबा, और ये 5वां रूल कहता है कि अगर आपने सेंटेंस में नीदर, नॉर या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो तरह के जैसे फ्रेजेस का इस्तेमाल किया है, तो फिर उस केस में भी आप अग्रीमेंट दिखाने के लिए या फिर कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए जो इन्वर्जन है उसका इस्तेमाल करते हैं. अब स्ट्रक्चर कुछ यूं हो जाता है. पहले नीदर, नॉर. अच्छा, ये ध्यान दीजिएगा, नीदर नॉर वाले केस में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब दोनों ही केस में पहले आ जाता है. वहीं नॉट ओनली के साथ अगर आप सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो पहला क्लॉज जो होगा वो तो होगा इन्वर्टेड, लेकिन दूसरा क्लॉज रेगुलर पैटर्न फॉलो करेगा. अब एग्जांपल के तौर पे ये 8-10 स्टेटमेंट्स हैं, उनको फटाफट से करते हैं ट्रांसलेट, समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, ये रियल लाइफ में अप्लाई कैसे होता है. पहला स्टेटमेंट आता है, ना तो वह आया ना ही उसने कॉल किया. तो जैसा मैंने कहा, नीदर नॉर का अगर हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे, जो कि ऑब्वियसली नीदर नॉर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा इस केस में, तो यहां पर दोनों ही क्लॉजेस में इन्वर्जन आएगा. नीदर डिड ही कम, वह आया, ही केम, लेकिन हम इन्वर्जन रूप में के फॉर्म में जब जाते हैं तो हम कहेंगे नीदर डिड ही कम, ना ही उसने कॉल किया, नॉट डिड ही कॉल. नीदर डिड ही कम, नॉट डिड ही कॉल. नीदर डिड ही कम, नॉट डिड ही कॉल. सिंपल है ना. अब दूसरा वाला है, ना तो मैं और ना ही वह तैयार थे. नीदर was I ready, nor was he.
नीदर वॉज आई रेडी या फिर नाइदर वॉज आई रेडी नॉर वॉज ही। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर दूसरी बार आपको रेडी कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने सेंटेंस में एक बार ही रेडी कह दिया तो वो आपको ये अंडरस्टूड है कि दूसरा वाला जो सब्जेक्ट है वो भी उसी एक्शन के बारे में बात कर रहा है। सो नीदर वॉज आई रेडी नॉर वॉज ही, ना तो मैं तैयार था ना ही वो। ना उसने माफी मांगी ना ही पछतावा दिखाया। नीदर डिड ही apologize। माफी मांगने के लिए apologize का इस्तेमाल होता है। नीदर डिड ही apologize, ना ही पछतावा दिखाया। nor did he show nor did he show regret। दिखाने के लिए show और regret मतलब पछतावा। neither did he apologize nor did he show regret। ना उन्होंने हमें रोका और ना ही कुछ कहा। अरे regret हो गया ये तो इसको करते हैं करेक्ट। हाँ, ना उन्होंने हमें रोका, नीदर डिड दे स्टॉप अस। अरे नाइदर ही क्यों हो गया ये, नीदर डिड दे स्टॉप अस, ना ही कुछ कहा, नॉर डिड दे से एनीथिंग। नीदर डिड दे स्टॉप अस नॉर डिड दे से एनीथिंग। Neither did they stop us, nor did they say anything। ना वह रुकी और ना ही पीछे मुड़ी। ना ही वह रुकी, neither did she stop, neither did she stop। ना ही पीछे मुड़ी, nor did she। पीछे मुड़ने के लिए टर्न बैक का इस्तेमाल होता है। टर्न मतलब घूमना और बैक मतलब पीछे। सो neither did she stop nor did she turn back। ना तो उसने जवाब दिया ना ही देखा। neither did he answer। जवाब देने के लिए आप चाहे तो आंसर के बदले रिस्पॉन्ड भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे। सो neither did he answer और रिस्पॉन्ड और रिप्लाई, और ना ही देखा nor did he see। अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, पहले वाले सेंटेंस में सॉरी दूसरे वाले सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो तैयार होने का ही काम दोनों को करना था, दोनों सब्जेक्ट्स को करना था। तो यहां पर हमने एक ही कॉमन वर्ब लिया और दूसरी बार वॉज ही के बाद चुप हो गए। वहीं बाकी सारे ही सब्जेक्ट्स में बाकी सारे ही स्टेटमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो आपको ये नोटिस करने लायक चीज है कि क्योंकि एक्शंस अलग अलग हो रहे हैं तो हमें दूसरा एक्शन भी यहां पर मेंशन करना पड़ रहा है। सो नीदर डिड ही आंसर नॉर डिड ही, ये अटपटा हो जाएगा, इसमें कोई मतलब नहीं निकल कर आता है। तो इसलिए आपको यहां पर सी कहना भी जरूरी है। दो लोग अगर एक ही एक्शन कहते, ना तो उसने जवाब दिया और ना ही मैंने, तो उस केस में आप कह सकते थे यहां पर जस्ट फॉर योर रेफरेंस, नीदर डिड ही आंसर नॉर डिड आई। तो ये करेक्ट है क्योंकि दोनों में से किसी ने भी जवाब नहीं दिया, ये हमें कहने की हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले स्टेटमेंट में ना तो उसने जवाब दिया और ना ही देखा, दो अलग अलग डिस्टिंक्ट एक्शंस हैं, तो इस वजह से हमें दोनों एक्शंस को मेंशन करना पड़ेगा। ना तो मैंने मना किया और ना ही उसे टोका। नीदर डिड आई। ओके, ना तो मैंने मना किया, नीदर डिड आई। मना करने के लिए आप रिफ्यूज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो रिड्यूस नहीं, रिफ्यूज। नीदर डिड आई रिफ्यूज, और ना ही उसे टोका, नॉर डिड आई। अब देखिए टोकने का मतलब क्या होता है, रोक टोक सुना होगा ना आपने, रोक टोक मत करो, तो रोको मत। सो नीदर डिड आई स्टॉप। ना तो उसने सुना और ना समझा। अब ये वाला आप ट्रांसलेट कर दीजिए, और ये दोनों जो है बाकी के वो नॉट ओनली बट ऑल्सो के पैटर्न पे आएंगे, तो उनको भी फटाफट से ट्रांसलेट करके मैं दिखा देता हूं आपके लिए। ना केवल वह स्मार्ट है बल्कि वह बहुत ईमानदार भी है। नॉट ओनली इज ही स्मार्ट बट ही इज इन। अच्छा, ईमानदार के लिए आप ऑनेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, बट he is honest too. Sorry, also. Not only is he smart, but he is honest also. अटपटा लग रहा है ना स्ट्रक्चरिंग, यहाँ पर थोड़ी सी प्लेसमेंट ये एडवर्ब की खास तौर पे, तो मैं ऑल्सो को यहाँ से हटा के यहाँ पे कर देता हूँ। और ये भी कहा जा रहा है वो बहुत ईमानदार भी है, ही इज ऑल्सो वेरी ऑनेस्ट। ये नोटिस करने वाली चीज ये है कि हमने बाकी नीदर नॉर वाले हर एक सेंटेंस में देखा कि इन्वर्जन दोनों ही क्लॉज में एप्लीकेबल हुआ, लेकिन यहां पर नॉट ओनली वाले क्लॉज में तो इन्वर्जन वाला एप्लीकेबल हुआ रूल, लेकिन बट ऑल्सो वाला जो क्लॉज था वो बिल्कुल रेगुलर पैटर्न पर चला। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ना केवल उसने किताब पढ़ी बल्कि समीक्षा भी लिखी।
ना केवल नॉट ओनली डिड ही किताब पढ़ी, रीड द बुक, बल्कि समीक्षा भी लिखी, बट रोट, अरे बट रोट, अब समीक्षा के लिए क्या होता है, रिव्यू, बट रोट रिव्यू। अब ऑल्सो का प्लेसमेंट देखते हैं कहां होना चाहिए। बट ऑल्सो रोट अ रिव्यू, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कहें बट ही ऑल्सो रोट अ रिव्यू। दोनों ही तरीके सही हैं। अगर आप यहां पर ही का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बट ऑल्सो रोड रिव्यू कर देंगे। अगर ही को यहां पर दोबारा से इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, दोबारा से यूज करना चाहते हैं, सॉरी इंट्रोड्यूस तो हो चुका है शुरुआत में ही, तो उस केस में आप इसे एज इट इज भी लिख सकते हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। अब आपके लिए टास्क ये वाला है, ना उसने सुना ना और ना समझा, नीदर नॉर का इस्तेमाल कीजिए, इन्वर्जन का रूल फॉलो कीजिए और डालिए उसे कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी। सेंटेंस में सबसे पहले अगर वर्ब आ गया तो फिर समझ लो, और खास तौर पे वो भी अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया तो समझ लो कि वो एक क्वेश्चन होगा, जी नहीं। अगर आपकी भी अंडरस्टैंडिंग है तो ये रूल नंबर 6 इसको पूरी तरह से डिफाइन करने वाला है। आइए सीखते हैं कि कंडीशनल केसेस में, कंडीशनल्स के केस में आप कैसे इफ का इस्तेमाल करें बगैर भी कंडीशंस को कर सकते हैं इंपोज, कंडीशंस को कर सकते हैं कन्वे। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस रोज आते हैं इस चैनल पर। देखिए, सेकंड कंडीशनल्स हो या फिर थर्ड कंडीशनल या फिर मिक्स्ड कंडीशनल, तीनों ही केसेस में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, इस पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड में आप वर से शुरू करते हैं, थर्ड में हैड से, और मिक्स्ड में शुड से। अब ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, अब फटाफट से ये 10 स्टेटमेंट्स हैं जिनको मैं ट्रांसलेट कर देता हूं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए बिल्कुल सॉलिड। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मना कर देता। अब यहां पर अगर देखते हुए ही आपको लग रहा है कि यहां पर इफ का इस्तेमाल होना चाहिए, तो फिर इफ को तो अवॉइड करना है, तो हम कहेंगे वर आई इन योर प्लेस, वर आई इन योर प्लेस। अब यहां पर थोड़ा सा इडियोमैटिक अगर आपने होना है तो आप कह सकते हैं वर आई इन योर शूज। उसका मतलब भी यही होता कि मैं तुम्हारी जैसी परिस्थिति में होता, तुम्हारी जैसी सिचुएशन में होता। सो वर आई इन योर प्लेस तो मैं मना कर देता, आई वुड हैव रिफ्यूज्ड। ये लग रहा है ना, यही होना चाहिए करेक्ट ट्रांसलेशन इसका। देखिए, जो सेकंड कंडीशनल है उसमें यही पैटर्न आपको इस्तेमाल करना है, वर आई इन योर प्लेस आई वुड हैव रिफ्यूज्ड। फिर आता है अगर उसने कोशिश की होती तो वह सफल हो जाता। थर्ड कंडीशनल की बात आ गई अब। अगर उसने कोशिश की होती, इफ ही हैड ही ट्राइड, हैड ही ट्राइड तो वह सफल हो जाता, ही वुड हैव सक्सीडेड। अरे एक सेकंड, ये एक्स्ट्रा ई यहां पर आना चाहिए, हाँ। हैड ही ट्राइड ही वुड हैव सक्सीडेड, अगर उसने कोशिश की होती, हैड ही ट्राइड, ही वुड हैव सक्सीडेड तो वह सफल हो जाता। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मुझसे बात करें। शुड यू हैव, शुड यू हैव एनी क्वेश्चंस, कॉल मी। नहीं, मुझसे बात करें कहा जा रहा है, स्पीक टू मी या फिर टॉक टू मी। ठीक है, स्पीक से भी ज्यादा अप्रोप्रिएट टॉक रहता है, तो चलिए मैं यहां टॉक का ही इस्तेमाल कर लेता हूं। शुड यू हैव एनी क्वेश्चंस, टॉक टू मी। शुड यू हैव एनी क्वेश्चंस, टॉक टू मी। अगर तुम पूछते तो मैं सच बता देता, हैड यू आस्क्ड तो मैं सच बता देता, आई वुड हैव टोल्ड टोल्ड यू द ट्रूथ। हैड यू आस्क्ड आई वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ। हैड यू आस्क्ड आई वुड हैव टोल्ड यू द ट्रूथ। यदि वह किसी मुसीबत में हो तो पुलिस उसकी मदद के लिए मौजूद है। शुड ही बी इन ट्रबल, मुसीबत के लिए ट्रबल का इस्तेमाल कर लेते हैं, आप चाहे तो प्रॉब्लम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुड ही बी इन ट्रबल तो पुलिस उसकी मदद के लिए मौजूद है। द कॉप्स आर देयर टू हेल्प, उसकी मदद के लिए है तो हिम। शुड ही बी इन ट्रबल द कॉप्स आर देयर टू हेल्प हिम। शुड ही बी इन ट्रबल द कॉप्स आर देयर टू हेल्प हिम। अगर तुमने बताया होता तो मैं साथ आता। हैड यू टोल्ड मी, हैड यू टोल्ड मी, अब बताया होता के लिए टोल्ड के बदले आप चाहे तो इन्फॉर्म्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हैड यू आस्क्ड मी भी कह सकते हैं। चलिए, हैड यू आस्क्ड मी तो मैं साथ आता, आई वुड हैव कम अलोंग।
साथ आने के लिए आप come along का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी के साथ जाना। So had you asked me, I would have come along. अगर तुम तैयार होते तो हम चलते। Were you ready? देखिए वर यू रेडी के बदले आप चाहें तो प्रिपेयर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर यू प्रिपेयर्ड वो भी चलेगा, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो हम चलते, वी वुड, तो हम चलते के लिए सीधा सीधा वी वुड लीव। वर यू रेडी, वी वुड लीव। वर यू रेडी, वी वुड लीव। अगर उसने माफी मांगी होती तो हम उसे माफ कर देते। हैड ही अपोलोजाइज्ड, हम उसे माफ कर देते। वी वुड हैव। अब देखिए माफ करने की इंग्लिश होती है forgive, लेकिन यहां कहा जा रहा है we would have, तो हमें forgiven का इस्तेमाल करना पड़ेगा। We would have forgiven him. Had he apologized, we would have forgiven him. अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। Should you need, call me. अब देखिए शुड यू नीड कॉल मी, ये आपको इनकम्प्लीट जैसा थॉट लग सकता है, तो यहां पर आप शुड यू नीड एनीथिंग कर दीजिए, वो थोड़ा सा ज्यादा मीनिंगफुल भी लगता है। शुड यू नीड एनीथिंग, अगर तुम्हें जरूरत हो किसी चीज की जरूरत हो तभी तो आप कॉल करेंगे, करने के लिए कहेंगे, किसी को इनकरेज करेंगे। शुड यू नीड, हिंदी में अगर तुम्हें जरूरत हो तो मुझे कॉल करना, ये हिंदी में सही लगता है, लेकिन इंग्लिश में ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लगता है, तो इस वजह से एनीथिंग का इस्तेमाल कर दीजिए। शुड यू नीड एनीथिंग कॉल मी। अगर वह आ गया होता तो हम शुरू कर चुके होते, इसको ट्रांसलेट कीजिए। अगर वह आ गया होता तो इस वाले में हम सेकंड कंडीशनल यानी कि हैड से शुरू करेंगे। अब बाकी का सेंटेंस सामने करना है, ट्रांसलेट डालना है कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं। वेलकम बैक टू एज फॉर हिंदी 1 to 1, जहां हिंदी के माध्यम से आप सीखते हैं इंग्लिश और हर रोज अपनी इंग्लिश बनाते हैं बेहतर। रूल नंबर 7 ऑफ इन्वर्जन, वैसे 6 और रूल्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो सारे वीडियोस देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, और साथ में मैं लिंक भी यहाँ पर शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। करते हैं शुरुआत। रूल 7 कहता है कि अगर आपको किसी से अग्री करना हो, वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, तो उस केस में भी आप इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। सो डू आई, नीदर हैव आई, कुछ कुछ इस तरह के फ्रेजेस आपने सुने होंगे। तो अब फटाफट से ये 10 स्टेटमेंट्स हैं, इनको ट्रांसलेट करते हैं। ये लड़के क्रिकेट पसंद करते हैं। ये लड़के, दीज बॉयज, पसंद करते हैं लाइक। अब देखिए यहाँ क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, ये नहीं लिखा हुआ है, तो हम सीधा क्रिकेट ही कहेंगे। अगर लिखा होता लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मतलब खेलना पसंद करते हैं, तो हम कहते हैं लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अगर कहा जाता कि देखना पसंद करते हैं, तो हम कहते हैं दीज बॉयज लाइक वॉचिंग क्रिकेट। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप कहते हैं मुझे भी पसंद है, सो डू आई। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका जो भी सेंटेंस रहेगा जिससे अग्रीमेंट हो रहा है, उसका टेंस जो भी रहेगा उसी के बेसिस पर, और उसी के हेल्पिंग, उसी में जो वर्ब आना चाहिए, उसी में जो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, उसी के बेसिस पर आप ये इन्वर्जन अप्लाई करते हैं। क्योंकि मुझे भी पसंद है, आई लाइक इट एज वेल, ये तो एक अलग तरीका हो गया, लेकिन सो डू आई कहने के लिए आप डू कहाँ से लाते हैं, यहां से। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। वह कल रात बहुत थका हुआ था। वह ही थका हुआ था, वॉज वेरी टायर्ड। कल रात को yesterday नाइट मत कहिएगा, वो गलत हो जाएगा, लास्ट नाइट कहिए। और यहाँ पर फुल स्टॉप। मैं भी थका हुआ था, सो वॉज आई। ही वॉज वेरी टायर्ड लास्ट नाइट, सो वॉज आई। मैं कल की मीटिंग में शामिल होऊंगा। मैं कल की मीटिंग में शामिल होऊंगा। आई विल जॉइन द मीटिंग टुमारो। I'll join the meeting tomorrow. मैं भी होऊंगा। सो अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है, तो हम लाएंगे will, और मैं के लिए I. I'll join the meeting tomorrow. So will I. वह फ्रेंच बोल सकती है, मैं भी बोल सकती हूँ। She can speak French. ध्यान दीजिएगा, फ्रेंच क्योंकि एक लैंग्वेज का नाम है, तो पहला लेटर इसका हमेशा कैपिटल रहेगा। मैं भी बोल सकती हूँ, so can I. फिर से यहां पर कैन कहां से आया, जो हमारा मेन सेंटेंस है उसमें से। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया है। उन्होंने, दे, कुछ नहीं खाया, haven't eaten, कुछ नहीं, anything, सुबह से, since morning।
मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इस तरह के जब कभी भी वर्ड्स आएंगे तो उस केस में भी आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी नहीं खाया है, नॉर हैव आई। नॉर हैव आई, ये ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस में पहले ही नेगेटिव आ गया तो हमने उसका यहाँ पर नॉर या फिर नीदर का इस्तेमाल करके पहले ही वो नेगेटिव वाला सेंस कन्वे कर दिया है। तो अलग से आपको नॉर हैवंट आई वो कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो दे हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, नीदर हैव आई या फिर नॉर हैव आई। अब ये बाकी के जो स्टेटमेंट्स है ना, वो एक इंसान कह रहा है। पहले वाले जो सारे स्टेटमेंट्स थे उसमें दो लोगों की कॉन्वर्सेशन की बात थी। कोई एक कहता है उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो आप कहते हो मैंने भी नहीं खाया। और यहाँ पर अब दूसरी बात हो रही है, वो बहुत अच्छा गाता है। जहां पर पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है, एक ही इंसान बोल रहा है, वो बहुत अच्छा गाता है। ही सिंग्स, बहुत अच्छा, वेरी वेल। गुड का इस्तेमाल मत कीजिएगा यहाँ पर। गुड एडजेक्टिव है, यहाँ पर अच्छा गाने की बात हो रही है तो गाना, गाना उसके लिए हमने सिंग का इस्तेमाल कर लिया। और वर्ब को कभी भी मॉडिफाई एडवर्ब करता है, एडजेक्टिव कभी नहीं करता है। तो ही सिंग्स वेरी गुड इनकरेक्ट है वो। सो ही सिंग्स वेरी वेल, और मैं भी, एंड सो डू आई। ही सिंग्स वेरी वेल, सो डू आई। उसने मदद नहीं की और मैंने भी मदद नहीं की। ये एक बहुत ही एक अजीब सा स्टेटमेंट है। ही डिड नॉट हेल्प एंड नीदर डिड आई। ही डिडंट हेल्प एंड नीदर डिड आई। वह अभी तक नहीं आया है और मैं भी नहीं आया हूं। ही हैजंट, आया है, कम येट। आप चाहें तो कम के बदले रीच्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही हैजंट रीच्ड येट, और मैं भी नहीं आया हूं। एंड नीदर, यहां नीदर के बदले आप नॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर हैव आई। ही हैजंट कम येट एंड नॉर हैव आई। वह बाइक चला सकता है और मैं भी चला सकता हूं। ही कैन राइड अ बाइक। ही कैन राइड अ बाइक एंड सो कैन आई। अब ये आखिरी वाला आपके लिए है। वह खुश था और मैं भी खुश था। इसको ट्रांसलेट कीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है, करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही। वेलकम बैक पीपल। ये देखिए रूल नंबर 8, काफी पोएटिक होता है ये, लेकिन जब हम सारे इन्वर्जन्स को कवर कर रहे हैं तो सोचा मैंने ये क्यों छोड़ूं। इसके बाद एक और बचा है और हमारा इन्वर्जन का पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। रूल 8 कहता है कि अगर आप प्लेस एक्सप्रेशंस की बात करें, वो डायरेक्शन हो सकता है जैसे हियर, देयर, अप, डाउन, ओवर। तो इसमें क्या होता है, अगर आपका सब्जेक्ट कोई नाउन है, ये ध्यान देने वाली चीज है। अगर प्रोनाउन है तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये मत कीजिएगा। ओनली इन केस ऑफ अ नाउन आप इन्वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, मेन वर्ब की बात हो रही है। यहाँ अगर आप देखेंगे, पहला जो एग्जांपल है, हियर द बस कम्स, इनकरेक्ट है। हियर कम्स द बस। अब इसका हिंदी में जब आप ट्रांसलेट करने के लिए जाएंगे तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है, क्योंकि हिंदी में इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ होता नहीं है। लो आपकी बस आ गई, ये रही आपकी बस, कुछ इस तरीके से आप जब कहना चाहते हैं तो उसका ट्रांसलेशन कुछ यूं होता है। अब ये पिछला वाला एग्जाम्पल ही रह गया, तो फटाफट से मैं जो करेक्ट एग्जाम्पल्स हैं उनको लाता हूँ यहाँ पर। 8-10 हैं, लेकिन इस वाले में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। और आपको जानकारी होनी चाहिए, और कभी कभार आप इसका इस्तेमाल भी कर ही सकते हैं। तो ये रहा। अब इसको मैं कर लेता हूँ सही फॉर्मेट में, और वहाँ ट्रेन आ रही है। देयर कम्स, देयर कम्स अ ट्रेन। एक काम करते हैं, इसको स्टेटमेंट के सामने ही रख देते हैं। देयर कम्स अ ट्रेन, यहां तुम्हारी बस आ गई। हियर कम्स योर बस। सिंपल है ना। ऊपर चील उड़ रही थी। आप ऊपर के लिए, और उड़ने के लिए आप फ्लाई का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहां कहा जा रहा है उड़ रही थी, सो फ्लू। आप फ्लू। अब देखिए यहां पर चील के लिए तो ईगल कहते हैं, वो तो हमें पता है। लेकिन क्या कोई भी एक रैंडम चील उड़ रही थी, कोई एक खास चील होगी, तो आप फ्लू द ईगल। अप फ्लू द ईगल। अंदर एक अजनबी चला आया, तो इसके लिए कहेंगे इन वॉक्ड अ स्ट्रेंजर। दूर से एक कार आती दिखी। फ्रॉम अफार, दूर से, फ्रॉम अफार केम अ कार।
ये तो वैसे ही पोएटिक लग रहा है, ये वैसे ही थोड़ा सा एक रिदमिक टोन है इसमें। गली के कोने पर खड़ा था एक बूढ़ा आदमी। आ, गली के कोने पर के लिए कहेंगे एट द कॉर्नर ऑफ। गली जो है एक कॉमन नाउन है, तो किसी खास गली की बात हो रही है तो हम कहेंगे एट द स्ट्रीट, एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट खड़ा था एक बूढ़ा आदमी। स्टूड एन ओल्ड मैन, स्टूड एन ओल्ड मैन। एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट स्टूड एन ओल्ड मैन। छत से एक गेंद नीचे गिर पड़ी। डाउन, गिरने के लिए आप कहेंगे फेल, पास्ट की बात है, सो डाउन फेल एक गेंद, अ बॉल, छत से। अब देखिए यहां पर डाउन फेल अ बॉल फ्रॉम द रूफ। पहले हमने डायरेक्शन कह दिया, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर कहां से, तो फ्रॉम द रूफ। बगीचे में खिले थे सुंदर फूल। इन द गार्डन, बगीचे में, इन द गार्डन खिले थे, ब्लूम्ड, सुंदर फूल, ब्यूटिफुल फ्लावर्स, ब्यूटिफुल फ्लावर्स। इन द गार्डन ब्लूम्ड ब्यूटिफुल फ्लावर्स। स्टेज पर उभरे दो मशहूर गायक। स्टेज पर उभरे, ऑन द स्टेज। उभरे के लिए यहां पर देखिए, उभरना वैसे तो हिंदी में जब आप कहते हैं तो उस सेंस में आता है कि कोई फेमस हो गया, लेकिन यहां पर स्टेज पर उभरे तो अपीयर होने की बात हो रही है। अपीयर्ड ऑन द स्टेज, अपीयर्ड दो मशहूर गायक, क्योंकि मशहूर हमने पहले ही कह दिया तो इसलिए टू फेमस सिंगर्स। ऑन द स्टेज अपीयर्ड टू फेमस सिंगर्स। घर के अंदर घुसा एक चोर। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सोचिए, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। एक और रूल है, उसके बाद हमारा इन्वर्जन का पूरा चैप्टर ही हो जाएगा कंप्लीट। मिलते हैं जल्दी। वेलकम बैक टू एच फॉर हिंदी 121। रूल नंबर 9, और ये आखिरी रूल है इन्वर्जन का, जिसमें कहा जाता है कि जब आप एक्सक्लेम करना चाहते हैं खुशी से, या फिर अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी आप फील कर रहे हैं, तो व्हाट या फिर हाउ का इस्तेमाल जब आप करते हैं, तो ऐसे में स्ट्रक्चर कुछ अलग हो जाता है। क्या होता है अलग? सबसे पहले आप व्हाट कहते हैं, फिर ए या फिर एन, और फिर एडजेक्टिव, और उसके बाद नाउन, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट। What a beautiful day is this? ये बिल्कुल करेक्ट है, और यही इन्वर्जन का रूल भी कहता है। सिमिलरली, हाउ क्विकली हैज द टाइम फ्लोन। हालांकि जब एड हाउ वाला जो सेंटेंस रहेगा उसमें आप ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और यहाँ पर एडवर्ब का भी इस्तेमाल पॉसिबल है, जबकि व्हाट वाले में ऐसा नहीं होता। ये ध्यान दीजिएगा कि बाकी के सारे जो डब्ल्यू और एच वाले वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उनके साथ ये पॉसिबल नहीं है। दिस हैपेंस ओनली एंड ओनली विथ व्हाट एंड हाउ। करते हैं शुरुआत। 10 स्टेटमेंट्स है। कितना ही शानदार नजारा है ये, सॉरी क्या ही शानदार नजारा है ये। वॉट अ शानदार के लिए देखिए यहां पर मैं ब्यूटीफुल का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप चाहे तो स्टनिंग कह सकते हैं, आप चाहे तो मेस्मराइजिंग कह सकते हैं। सो चलिए स्टनिंग इस्तेमाल कर लेते हैं। व्हाट अ स्टनिंग नजारा, व्यू है ये, इज दिस, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ स्टनिंग व्यू इज दिस, व्हाट अ स्टनिंग व्यू इज दिस। कितना सुंदर संगीत बज रहा है। कितना, हाउ, देखिए क्या मतलब व्हाट और कितना मतलब हाउ। सुंदर, ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल संगीत बज रहा है, इज द म्यूजिक प्लेइंग। हाउ ब्यूटीफुल इज द म्यूजिक प्लेइंग, हाउ ब्यूटीफुल इज द म्यूजिक प्लेइंग। कितना शांत माहौल था वहां, हाउ पीसफुल, शांत के लिए पीसफुल, माहौल एटमोस्फियर, हाउ पीसफुल। अब देखिए यहां पर या फिर एन का इस्तेमाल मत कर लीजिएगा। सबसे पहले तो वॉज द एटमोस्फियर, हाउ पीसफुल वॉज द एटमोस्फियर देयर, और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बेवकूफ इंसान है वो। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्या, वॉट, बेवकूफ, वॉट अब देखिए अगर आप फूल का इस्तेमाल करते हैं तो अगर इडियट का इस्तेमाल करते हैं तो एन। सो व्हाट एन इडियट इज ही, या फिर व्हाट अ फूल इज ही। मैं फूल कह रहा हूं, व्हाट अ फूल इज ही। कितना अच्छा मौका था वो। हाउ अच्छा मौका के लिए आप क्या कहेंगे, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, हाउ ग्रेट
was the opportunity, अच्छा अच्छा मौका था वो, was that how great was that opportunity, how great was that opportunity। अगर यहां पर what का इस्तेमाल करते हैं तभी ये ट्रांसलेट किया जा सकता है, what a great opportunity was that। ये भी करेक्ट है, दोनों ही सेम थॉट कन्वे कर रहे हैं। हाउ ग्रेट वॉज दैट अपॉर्चुनिटी एंड व्हाट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी वॉज दैट। कितनी जल्दी समय बीत गया। हाउ, अब देखिए जल्दी के लिए क्विकली का इस्तेमाल करेंगे, ये शायद एग्जाम्पल में भी था। हाउ क्विकली हैज द टाइम, समय बीतने के लिए आप, मतलब कहते हैं ना समय तो फटाफट से ऐसे निकल गया, तो फ्लोन। हाउ क्विकली हैज द टाइम फ्लोन, हाउ क्विकली हैज द टाइम फ्लोन। क्या ही मजेदार दिन थे वो। क्या आ गया तो what का इस्तेमाल कीजिए, what a fun day was that, what a fun day was that। कितना ईमानदार आदमी है वह। how honest, अब आदमी के लिए man का इस्तेमाल करेंगे, how honest a man is he, how honest a man is he। अब चाहे तो यहां पर फिर से what an honest man भी कह सकते हैं, what an honest man is he वो भी चलेगा, दोनों का मतलब सेम निकल कर आएगा। क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया उसने। वॉट बेहतरीन के लिए यहां पे ब्रिलियंट का इस्तेमाल कर लेते हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस डिड ही गिव, उसने दिया, डिड ही गिव। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस डिड ही गिव। कितनी तेज बारिश हो रही है, कितनी के लिए हाउ का इस्तेमाल होगा, तेज, हैवी। और कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे सोचिए जरा, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। और यहाँ पर हमारा इन्वर्जन का सारा रूल होता है कंप्लीट। तो जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि और कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। मिलते हैं जल्दी।